हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे आईपीओस की। आईपीओस क्या होता है? 11th और 12th क्लास के बच्चे बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो देखते हैं आज इसको। इनिशियल पब्लिक ऑफर सर, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है सर? सर आईपीओ का सिंपल मतलब ये है कि जब कंपनी को पहली बार मार्केट से पैसा उठाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो तो इनिशियली पहली बार, सबसे पहली बार कंपनी वैसे डिफरेंट इंटरवल्स पे भी पैसा रेज कर सकती है। जब कंपनी को जरूरत है तो मार्केट में जा सकती है पैसा रेज करने के लिए। अगर शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। पर जब कंपनी पहली बार शेयर्स रेस करती है मार्केट में तो उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब पहली बार कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और बदले में शेयर्स इशू कर देती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑफर ऑफ व्हाट? ऑफर ऑफ शेयर्स। ऑफर ऑफ व्हाट? ऑफर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम a private company offers its shares to the public to raise the capital, ठीक है। एक बार आपको बता दूं, जो मार्केट से पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठा सकती है वो पब्लिक कंपनी उठा सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं उठा सकती। पहली बात, ठीक है। बड़े सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब कंपनी आईपीओ लेके आ रही होती है ना तब वो कंपनी रजिस्टर हुई होती है। सर इनकॉर्पोरेशन होना अलग चीज है, आईपीओ रेस करना अलग चीज है। मार्केट से पैसा उठाना मतलब कि शेयर होल्डर को, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उसका आप में ट्रस्ट होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी ऑलरेडी चल रही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कंपनी थोड़ा सा बड़ा स्केल पे जाती है तो अपने आप को पब्लिकली कन्वर्ट करती है। तब जब वो कंपनी को लगता है कि अब मुझे और पैसों की जरूरत है तब वो मार्केट से पैसा रेज करती है। ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो कंपनी आज ही खुली हो, सुबह खुली हो, शाम को आईपीओ आ जाए, ऐसा नहीं होता। चाहे आप जोमेटो की एग्जांपल देके देख लो, चाहे आप फॉर एग्जांपल पेटीएम की एग्जांपल लेके देख लो, आप कोई भी एग्जांपल देके देख लो सर। पहले कुछ बंदे मिलके कंपनी को खड़ा करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तब जाके वो मार्केट से पैसा रेज करने की हिम्मत कर पाते हैं सर। ओके, सो ऐसा नहीं है। मतलब जो मेन पॉइंट है, जो मेन क्लिक है कि वो प्राइवेट कंपनी होती है पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाद में जब वो पब्लिक में कन्वर्ट होती है तब वो मार्केट से पैसा उठा सकती है। जब वो पहले टाइम मार्केट से पैसा उठाती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ। सो मेन पॉइंट क्या है? बिफोर एन आईपीओ द कंपनी इज प्राइवेट and owned by a few promoters and the investors. After an IPO, the company becomes public. Now, अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे जो पब्लिक कंपनी हो सकती है वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी लिस्टेड जाना ही पसंद करती है। लिस्टेड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेते हो, दर्ज करवा लेते हो, आइदर ऑन द लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, जो भी सेबी का रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। बट दो बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम बोलते हैं बीएससी और एनएससी। ओके, सो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि जो पब्लिक एट लार्ज है उनको शेयर सेल परचेज करने में बहुत सहायता हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने किसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, किसी कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदने हैं, अगर उस कंपनी के शेयर्स में बेच ही नहीं सकता इन टाइम पे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उस कंपनी के शेयर्स नहीं लूंगा। सो आई शुड हैव सम प्लेटफॉर्म कि मैं वहां पे अपने शेयर सेल परचेज कर सकूं। तो आजकल बहुत सिंपल हो गया, डीमैट अकाउंट खोलाओ, सिंपल क्लिक करो, शेयर सेल परचेज कर सकते हैं। बट वो तभी हो सकता है ना वो कंपनी अगर लिस्टेड होगी सर मार्केट में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी और बीएससी कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए सर, ठीक है। सो उसके बाद वो जो उसके जो शेयर्स होते हैं उसको लिस्ट करवाया जाता है, कंपनी को लिस्ट करवाया जाता है एनएससी और बीएससी और आइदर एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सर। सो की पॉइंट क्या है, सबसे समझने वाली बात क्या है, लोग ये समझते हैं कि कंपनी उसी दिन रजिस्टर्ड हुई है। नहीं, कंपनी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जाहिर से बात है कि प्राइवेट होगी, अब वो पब्लिक जा रही है सर, ठीक है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड सर। सर आईपीओ क्यों आता है? व्हाई द कंपनीज गो फॉर द आईपीओ सर? सो उसके तीन चार कारण हो सकते हैं। सो पहला कारण तो बिल्कुल सिंपल है सर, जब किसी कंपनी को लगता है कि अब मुझे और पैसों की जरूरत है, अब जनता से और पैसा लेना चाहिए, तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है तो आईपीओ जा सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकती है। सो सिंपल सा कारण है कि एक्सपेंशन पर्पस के लिए कंपनी को कुछ डेट्स है उसको पे करने के लिए कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, कंपनी कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू करनी है उसके लिए कंपनी को कुछ पैसा चाहिए सर। सो पहला पॉइंट क्या? रेजिंग कैपिटल सर।
अगला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड एग्जिट टू द प्रमोटर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मैनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी की स्थापना की होती है वो एग्जिट ले लेती हैं, या तो वो अपना पूरा शेयर जनता को बेच देती हैं, या वो कुछ हिस्सा अपना, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की शेयर होल्डिंग उदाहरण तौर पे 20% है, वो अपना 10% सेल पे लगा देगा सर। तो वो हो सकता है कि कुछ अपना हिस्सा पब्लिक कर दे, हो सकता है कि वो फुली एग्जिट दे दे सर। दैट वेरीज फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, सो अर्ली इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स get the chance via IPO that they can sell the part of their shares or fully shares to the company sir, okay। पर इसके से भी कुछ गाइडलाइंस है बहुत ज्यादा, वो that has to be followed, that have to be followed, sorry, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इमेज एंड क्रेडिबिलिटी सर। अच्छा, जो कंपनी लिस्टेड होते हैं ना मार्केट में, उसके जो अलग ही होते हैं, मतलब क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो लाइक कोई मोहल्ले की कोई फर्म है ऐसा ना, जिनका कोई वारी वासी नहीं है, जिनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है सर। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हर कंपनी की तो नहीं गारंटी ले सकता, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं तो वो जाहिर सी बात है उनमें नियम फॉलो किए जाते हैं ना, उनको ब्रांड होता है, उनको पता होता है कि वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं सर, ठीक है। वहां पे सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा होता है। जो लाइक लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसके ऊपर सेबी की बहुत निगाह होती है, पब्लिक एट लार्ज की बहुत निगाह है ना, न्यूज़पेपर्स वालों की बहुत निगाह होती है। तो कंपनी को पता होता है कि हमें सब देख रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट पब्लिक होती है ना, हमारी जो रिटर्न्स है वो पब्लिक होती है, हमारा सारा डाटा पब्लिकली जाता है सर। सो उनका ट्रस्ट क्रिएट होता है, जो नॉर्मल एक शेयर होल्डर होता है वो भी कंपनी में पैसा लगाने की जरूरत करता है सर। अगर कोई नया शेयर होल्डर होएगा वो उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेगा, जिसको पब्लिक एट लार्ज देख रही है उसको ऐसा लगता है कि इनमें तो ऑलरेडी बहुत सारे बंदों ने पैसा लगाया हो, तो मेरा पैसा भी सेफ है सर। तो ऐसी वो फीलिंग आती है जो कंपनी लिस्टेड होती है मार्केट में सर। सो एनएससी जो बीएससी होता है उसमें क्या, वो ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है सर। उसके बाद लिक्विडिटी, कंपनी को पैसा मिल सकता है सर। नाउ शेयर्स का सेल परचेज शुरू हो गया स्टॉक एक्सचेंज पे, नाउ कंपनी गेट द लिक्विडिटी सर फॉर दैट। सो कौन कौन इन्वॉल्व होता है सर? पहली बात तो कंपनी इश्योर जो पैसा रेज करना चाहती है, अगली बात प्रमोटर्स, अंडरराइटर, बैंकर, सेबी, इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जिन्होंने पैसा रेज करना है, सो दैट इज इन्वॉल्व। प्रमोटर्स जिन्होंने अपना शेयर सेल करना है टू द पब्लिक, वो इन्वॉल्व होते हैं सर। अंडरराइटर क्या होते हैं? जो आईपीओ अंडरराइटर, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो। अंडरराइटर क्या होता है? जो कंपनी का शेयर्स पब्लिक एट लार्ज में इश्यू कराने के लिए हेल्प करता है सर, ओके। अगर कंपनी का कुछ अनसोल्ड पोर्शन रह गया, 90% लिमिट मीट आउट ना हुई सेबी की, तो वो उसका रोल सामने आ जाता है। किसका सामने आ जाता है? दैट अपना अंडरराइटर का सर, ठीक है। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप उसके लिए अलग से वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड की हुई है उसकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेबी की, सेबी रेगुलेशंस की। तो जाहिर सी बात है सर, सेबी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज द रेगुलेटर फॉर द कंपनीज इन द इंडिया सर। जैसे आरबीआई करता धरता है ना सभी बैंक्स का, वैसे सेबी सारी कंपनीज को, और मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी का लिस्टेड कंपनी से करता धरता है। विषम पिता में ऐसा कंपनी का कंपनी में पत्ता भी लेगा ना पब्लिक कंपनी में, तो सेबी की मर्जी के बिना नहीं हिलता सर, ठीक है। बैंक्स में कोई पत्ता भी हिलेगा ना तो आरबीआई की मर्जी के बिना नहीं हिलता सर, ठीक है। तो सारा कुछ सेबी को बताना पड़ता है, कितने का आईपीओ लेके आ रहे हैं, किस किस को इशू कर रहे हैं, सभी के सभी नियम फॉलो करने पड़ते हैं सर, ओके। सेबी को रेगुलेटर है सर, उसको मानना पड़ता है सर। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं सर, उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक और कौन होता है? एनएससी, बीएससी, जहां पे जो अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट और करवाए जाते हैं, जिस पे वहां पे ट्रेडिंग होती है उसकी सर, ठीक है। जो आईपीओ होती है वो कितने तरह के होते हैं सर? सर आईपीओ बेसिकली एक तो फिक्स प्राइस आईपीओ हो सकता है, बुक बिल्डिंग आईपीओ हो सकता है। फिक्स प्राइस में क्या होता है कि एक कंपनी पब्लिक जा रही है और कंपनी ने फॉर एग्जांपल अपना 100 रुपए का शेयर इशू कर दिया, तो फिक्स प्राइस है, जिसने मेरी कंपनी में का शेयर लेना है 100 रुपए का एक शेयर है भाई, ठीक है। तो उसको वो क्या बोलते हैं? फिक्स प्राइस। शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ फिक्स प्राइस नोन एज इन एडवांस। द कंपनी इशूज अ शेयर फॉर एग्जांपल एट 100 रुपीस पर शेयर सर, ओके। नाउ बुक बिल्डिंग क्या होता है? बुक बिल्डिंग में क्या होता है सर? बुक बिल्डिंग में प्राइस बैंड बन जाता है ना। मुझे ये नहीं पता कि कंपनी का शेयर्स मुझे कितना इशू करना चाहिए। हो सकता है कि मैं ज्यादा इशू करूं तो पब्लिक कम इन्वेस्ट करे मेरे शेयर्स में, दैट कुड बी अ रिस्क, है ना। तो 90% सब्सक्रिप्शन की जो सेबी की लिमिट है वो फुलफिल ना हो। 90% सब्सक्रिप्शन की लिमिट का मतलब क्या हुआ? कंपनी जो भी आईपीओ लेके आती है, मार्केट में शेयर्स रेज करती है, जो पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। जो बाद में रेज किए जाते हैं उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती है तो 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, 90% जो आपके शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए बाय द पब्लिक एट लार्ज। अगर वो नहीं होंगे तो जो भी जो पैसा होता है वो रिफंड करना पड़ता है। उदाहरण तौर पे हमने 100 रुपीज के शेयर इशू किए, तो सब्सक्रिप्शन आया फॉर एग्जांपल 70 रुपीज का आया,
तो 90% का ना आया तो 70 के 70 रुपीज हमें वापस करने पड़ते हैं सर, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इसकी बुक बिल्डिंग आईपीओ की। तो बुक बिल्डिंग में क्या होता है, प्राइस ब्लॉक बन जाता है सर, ठीक है। प्राइस ब्लॉक में क्या होता है कि हम एक रेंज दे देते हैं कि इतने से लेके इतने तक, ठीक है। उसमें एक्चुअली होता क्यों है कि मतलब की बात यह है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे कि हम कितना रखें। बट ज्यादा रखेंगे हो सकता है कि इन्वेस्टर ना आए, कम रखेंगे हो सकता है कि ज्यादा आ जाए, हमें बाद में ऐसा फील हो कि ज्यादा रेट में बेचा जा सकता था शेयर, ठीक है। सो इसलिए एक प्राइस बैंड बना दिया जाता है, रेंज बना दी जाती है, फॉर एग्जांपल 90 टू 110 लाइक दैट सर, ठीक है। जो जोमेटो का आईपीओ 2021 में आया था उसका प्राइस बैंड कितना था, 72 से लेके 76 रुपए का सर, 72 से लेके 76 रुपीज का सर, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या रहते हैं आईपीओ के लिए सर, सबसे पहले मर्चेंट बाइकर्स और अंडरराइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अंडरराइटर्स के बिना कंपनी का बहुत मुश्किल है सर आईपीओ सक्सेसफुल करना सर, ओके। दे आर द वेल एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोफेशनल फील्ड, जो मार्केट में पैसा रेज करवाने में मदद करते हैं सर, ओके। अगला होता है कि ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस रेज करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सो प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं सर, लोग आपकी कंपनी में पैसा कैसे लगाएं, आपकी कंपनी की सारी कुंडली कहाँ लिखी हुई है, सब प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ती है। कंपनी की जो अचीवमेंट्स रही हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लान, कंपनी की सारी एबीसीडी हैज टू बी रिटन इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जो शेयर होल्डर है प्रोस्पेक्टस पब्लिक किया जाएगा ताकि शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पहले इन्वेस्ट करने से पहले प्रोस्पेक्टस रीड कर सके। तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है और प्रोस्पेक्टस भी तैयार करना पड़ता है सर। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या होती है वो आप के लिए एक अलग वीडियो देख लेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी ऐसी होती है जिसमें सारी डिटेल्स रहती है कंपनी की, ठीक है, पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है उसके ऊपर सर। फाइनेंशियल रिस्क, ऑब्जेक्टिव सब कुछ लिखा होता है उसके ऊपर, फाइनेंशियल्स भी होती है, बैलेंस शीट भी होती है ना, एवरीथिंग सर, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स की जानकारी भी होती है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी का हिस्टोरिकल अचीवमेंट क्या, सब कुछ लिखा होता है उसमें सर। उसके बाद उसको सेबी में जाके फाइल करना पड़ता है, सेबी में जमा करवाना पड़ता है अपने प्रोस्पेक्टस को सर। उसके बाद मार्केटिंग करनी पड़ती है, आईपीओ तो आप ले आए, वो आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे लाइक जी बिजनेस, सीएनबीसी, आवाज या इकोनॉमिक टाइम्स में बड़े सारे आईपीओ की ऐड आ रही होती है कि आईपीओ आया है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। उसकी ऐड करनी पड़ती है ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें उसको सर, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग का इशू, ठीक है। तो फिक्स प्राइस भी हो सकता है, तो मैं बोल चुका हूँ आपको कि वो बुक प्राइस अपना बुक बिल्डिंग भी हो सकता है सर, ओके। फिर उसके बाद लोगों के जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें वो अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं सर। उसके बाद शेयर्स अलॉट किए जाते हैं सर, ठीक है जी। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स इशू किए और लोगों ने अप्लाई कर दिया 500 1000, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तब फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट रहती है ना, 5 मगर एक शेयर की, 10 मगर एक शेयर की, लाइक दैट सर। तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट रहती है उस केस में सर, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको लिस्ट करवा दिया जाता है सो दैट कि वो जो शेयर है वो पब्लिकली ट्रेड कर सके सर, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो यूज होते हैं इसमें आईपीओ में, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं सर, ठीक है। एक तो इशू प्राइस, जिस प्राइस पे हमने शेयर इशू की है सर, फाइन, जो पब्लिक को ऑफर किया गया प्राइस। एक होती है फेस वैल्यू सर, फेस वैल्यू होता है फॉर एग्जांपल नॉर्मली 10 रुपए का रहता है एज पर सेबी रूल्स, ओके। आपकी बुक्स में 11th और 12th की बुक्स में कुछ केसेस में 100 500 10 कुछ भी लिखा हुआ है, पर नॉर्मली 10 रुपीज रहता है सर मार्केट में इसका एज पर सेबी रेगुलेशंस, ओके। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में नॉर्मली क्या फर्क है, नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ, बाकी शेयर कैपिटल चैप्टर में 12th क्लास में आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं +1 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, +2 वालों ने सुन लिया, +2 वाले भी सुन सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है, जो शेयर की फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई है। मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है सर, मार्केट वैल्यू तो रोज फ्लक्चुएट होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन द विजन, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्राइस अर्निंग रेशियोज, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स, ओके। तो हो सकता है कि एक कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपए हो और उसका मार्केट प्राइस मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है वो 1500 रुपए के हो, 500 का हो, 25 का हो, कुछ भी हो सकता है सर उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स, ओके। सो उदाहरण तौर पे यार मेरे पास एक बहुत पुराना सिक्का है, अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं, उदाहरण के तौर पे वो 10 पैसे का है, पर अब वो बहुत रेयर मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं। अगर मैं जाके इसे किसी म्यूजियम में बेचूं फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज की है, सो उसकी फेस वैल्यू वो 10 पैसा की है, पर उसकी मार्केट वैल्यू सर वो 10,000 रुपीज की है, क्योंकि उसकी बहुत शॉर्टेज है सर, मिलना ही नहीं कहीं सर वो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सर, बट इन रियलिटी जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर्स, फाइन। सो एक टर्म यूज होती है उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन,
ठीक है। जब डिमांड ज्यादा हो शेयर जो हमने इशू किए हैं उसके मुकाबले, हमने शेयर मार्केट में इशू किए उदाहरण तौर पे 1 करोड़ के, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई 10 करोड़ की, 5 करोड़ की सर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की। सो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया। अंडरराइटर हम पहले बात कर चुके हैं जिसकी हम सहायता लेते हैं, जो गारंटी करता है कि जो अनसोल्ड शेयर्स होंगे वो खरीद लेगा अंडरराइटर सर, ठीक है। अलॉटमेंट रेशियो, अगर फॉर एग्जाम्पल है ना हमने शेयर इशू किए 100 और लोगों ने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल क्या हुआ 500, ठीक है ना, तो 1:5 की रेशियो रह सकती है ना, यानी कि एक शेयर अलॉट होगा जिन्होंने 5 अप्लाई किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट रेशियो, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। सो एडवांटेजेस क्या रहते हैं ऐसे कंपनी के, अगर कंपनी के लिए बोले तो कंपनी के लिए फंड्स रेज हो सकता है, क्रेडिबिलिटी बनती है कंपनी की, कंपनी को जो अर्ली शेयर होल्डर्स होते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनको एग्जिट करने का चांस मिल जाता है सर, ठीक है। उसके बाद मार्केट विजिबिलिटी, वैसे एक बात बताऊं, आईपीओ जाना इट इज लाइक ज्यादा लड्डू खाना, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, हर एक को लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया है ना, तो हम भी आईपीओ ले लेते हैं, हमारे शेयर की जो वैल्यू है राइट नाउ इतनी है, हम मार्केट में इतने का लिस्ट करवा देंगे, अच्छे खासे उसकी ऐड करेंगे और लोगों का पैसा जाके इन्वेस्ट कर लेंगे। सर पेटीएम से पूछ के देखो, पेटीएम ने खाया आईपीओ के लड्डू, 2150 का शेयर इशू किया था, आप मानोगे नहीं 400 का भी टच करके आया है, 2150 की वैल्यू लेके आया था मार्केट में। सर जब आप प्राइवेटली काम कर रहे होते हो ना, कोई आपको नहीं देख रहा होता, आपकी बैलेंस शीट पब्लिक नहीं होती, बहुत कम बंदों की आपके ऊपर आंख होती है सर, पर जब आप मार्केट में आ जाते हो ना, आपकी हर एक एक्टिविटी की, है ना, जब आपका आरबीआई ने लाइसेंस ले लिया था पेटीएम बैंक का, तो कैसे उसका शेयर क्लैप्स किया था, तो आपकी हर एक एक्टिविटी इज बीइंग इन्फ्लुएंस, जो आपकी हर एक एक्टिविटी है वो अपने शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी मार्केट वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है। सर अकेले में काम करना बड़ी सारी गलतियां छुप जाती हैं, हम पब्लिकली काम करते हैं ना, सब कुछ जनता के सामने होता है, एंड मार्केट जो होती है ना सर, वो बख्शती नहीं किसी को, जब कोई कंपनी अच्छा नहीं करती ना, उसका शेयर पटक के नीचे मारती है। सो एक कहावत है, जिसने अब मार्केट में नहीं जाएंगे आईपीओ लेके, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़ा वैल्यू नहीं ले पाए मार्केट से, है ना, कुछ जो शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि मुझे अच्छा प्राइस मिल जाए ना, मैं कोई ऐसे किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, वैसे कहावत है सर ये, ठीक है, जस्ट गिविंग द एग्जांपल फॉर द एजुकेशनल पर्पस, ओके। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि आईपीओ का लड्डू जिसने खाया वो पछताया, जिसने ना खाया वो पछताया सर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स को जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सर, मतलब इमेजिन करो सर, आईपीओ इतना बढ़िया एक उस एंगल से देखें इतनी बढ़िया चीज है ना, मतलब मैं इंडियन होटल कंपनी के शेयर ले सकता हूँ, मैं इंफोसिस के शेयर ले सकता हूँ, है ना, मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरे पास पॉकेट है, मैं उसके हिसाब से ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ताज होटल पूरा तो नहीं खरीद सकता ना, पर मैं 10-20 लाख के, 50 लाख के, 5 लाख के, 50,000 के अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग तो खरीद सकता हूँ ना। एंड इंडियन होटल कंपनी जो ताज होटल्स ऑपरेट कर रही है, उन्होंने बेस्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर की हुई है, बेस्ट रिसोर्सेज हायर की हुई है, ताज ऐसे जा रहा है, ताज होटल्स, और उसके साथ जितना प्रोपोर्शनेटली मैच जा सकता तो मैं भी ऐसे जा सकता हूँ ना, नहीं तो अकेला बंदा तो कैसे चला लेगा इतने बड़े होटल को सर, ठीक है। सो एक नॉर्म शेयर मार्केट इज सच अ ग्रेट थिंग कि आप छोटी सी अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के कुछ हद तक उस प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डर बन सकते हो, पर वो कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है ना, आप बजाज फाइनेंस के पार्ट बन सकते हो, आप महिंद्रा ग्रुप का पार्ट बन सकते हो सर, अडानी ग्रुप का, आप किसी के ग्रुप का जो भी आपको अच्छा लगे पार्ट बन सकते हो सर, ना। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द नॉर्मल शेयर होल्डर्स, नॉर्मल मैन, कॉमन मैन टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, है ना। उसके बाद आपको 2 पैसे की इनकम भी आती है, शेयर भी ग्रो करता है, डिविडेंड भी मिलता है सर कंपनीज का, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है सर, जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि डिवर्सिफाई करेगी सर। सो कंपनी को रिस्क क्या होता है, तो मैं पहले बोल चुका हूं, मार्केट रिस्क सर, मार्केट बहुत बड़ा रिस्क है बॉस, आपकी एक एक हरकत, खुदा ना खास्ता डायरेक्टर को किसी के मामले में जेल हो जाए, एक कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट आ जाए, और वो डायरेक्टर, जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट मैन इन दैट कंपनी को शेयर का प्राइस अगले दिन देखने लायक होगा, जब शेयर मार्केट ओपन होगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कोलैप्स, है ना, तो कंपनी की वैल्यू ऐसे कोलैप्स करती है, अगर शेयर आपका 10% गिर गया बॉस, तो आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 10% गिर गई, आपकी 1 लाख करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ गया सुबह सुबह सर, तोड़ गया सर वो, तो मार्केट रिस्क रहता है सर उसमें, शेयर प्राइस में फॉल आफ्टर लिस्टिंग, बिकॉज शेयर प्राइस मेनी फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं सर, बिजनेस रिस्क सर, कहावत है शेयर मार्केट में, नो वन कैन टाइम द मार्केट एंड नो वन कैन
सर कोई भी बंदा ना शेयर कहने, जो भी शेयर का प्राइस होता है ना वो बिल्कुल सही होता है। जो भी जिस शेयर की जो जितनी औकात है, जो उसका प्राइस है ना, मार्केट उसको अपने उस पर लेके खड़ा कर देती है सर। कोई भी इसको जीत नहीं सकता। शेयर बिल्कुल सही चल रहा होता है सर, शायद हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या हो रहा है, पर पब्लिक एट लार्ज उसका मार्केट को पता होता है कि प्राइस यही है इसका सर। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी में नॉट परफॉर्म एज प्रोजेक्टेड, सो ऐसा भी हो सकता है, बिजनेस रिस्क रह सकता है, लिक्विडिटी रिस्क रहता है सर, है ना। तो शेयर्स में नॉट बी इजीली सोल्ड इनिशियली। सर छोटी छोटी आप आजकल देखते हो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जिसको हम स्मॉल कैप्स बोलते हैं, लोग उसका शेयर तो ले लेते हैं, तो हो सकता है कि किसी की झांसे में आके पर उसको एग्जिट नहीं मिल पाता, डिमांड ही नहीं होती, क्लिक करे चलो आपका शेयर बिकेगा ही नहीं, कोई सामने परचेजर ही नहीं बैठा सर। अच्छी कंपनी का शेयर लोगे, वहां पे अच्छी लिक्विडिटी है, इजिली सेल हो जाएगा सर। अनाप शनाप कंपनी में फंस गए, उसका शेयर ले लिया तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे सर। ठीक है, तो शेयर मार्केट इज नॉट अ जोक सर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एलआईसी की सर, ठीक है, एलआईसी के 2022 में आया था, 21,000 करोड़ का प्लस का आईपीओ था सर, एंड फुली सब्सक्राइब्ड। कैन यू इमेजिन सर, फुली सब्सक्राइब्ड इन इंडिया सर। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बुक बिल्डिंग फिक्स प्राइस, मैंने बता दिया बुक बिल्डिंग फिक्स प्राइस क्या होता है, जिसमें शेयर का प्राइस फिक्स रहता है, फिक्स प्राइस रहता है, जिसमें बैंड रहता है ना, रेंज रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग बोलते हैं, है ना। जोमेटो का 2021 में आईपीओ आया था, 72 से 76 की रेंज थी, 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 38 टाइम्स लोगों ने ज्यादा प्ले किया था ना। रिलायंस पावर का जो आया था 2008 में आया था, 11,700 करोड़ रुपया रेस किया था, एंड उसके बाद जो मार्केट में वो लिस्ट हुआ एट प्रीमियम लिस्ट हुआ सर। फेसबुक मेटा का 2012 में आया था सर, $16 बिलियन उसने रेस किए थे मार्केट में सर। जिस बंदों ने उस समय लिया होगा सर, आज राजा बना बैठा है सर। अगर अच्छी क्वांटिटी उसने कुछ लिया हुआ है उसका ना, छोटी सी क्वांटिटी भी राजा बना देगी उसका तो। सो उसके बाद अलीबाबा सर, ठीक है, उसका चाइना डाउन ये रह गया। एनी हाउ, तो $25 बिलियन रेज किया था उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईपीओ था एट दैट टाइम सर। उसके बाद सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है, ठीक है जी, और मैको कंपनी है सर, $29.4 बिलियन का आईपीओ आया था, 2019 में आया था, फाइन लार्जेस्ट आईपीओ रहा था सर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एयरबीएनबी, यूएसए कंपनी है सर, ठीक है, $3.5 बिलियन रेज किए थे, और लिस्टिंग डे पे मार्केट में शेयर कितना जंप किया था, 113% जंप किया था। सो आई डू होप आपको आईपीओ समझ आ गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको आईपीओ समझ आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो लास्ट एक आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ना, अच्छा आईपीओ गया था। सो आप मुझे बताओ किस प्राइस पे आईपीओ आया था, ठीक है, और कौन से ईयर में आया था, गूगल करके बता सकते हो। तो फिर भी आपको कुछ डाउट हो आईपीओ के बारे में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।